नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 15वां है। जो लोग आज नए जुड़े हैं, वो पुराने हमारे जो 14 प्रैक्टिस सेट हैं, उनको ज़रूर जाकर देखिए। काफ़ी आपको यूज़फुल लगेगा, उससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ होगा। और जो लोग नए जुड़े हैं, उनके लिए ही है कि यूपी स्पेशल पे भी हमने एक वीडियो बनाए थे। एक नहीं 2-3 वीडियो होगी, तो आप लोग उसको ज़रूर जाके देखिए। यूपी स्पेशल की एक पर्सनल वीडियो है। तो पूरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोगों को मिलेगा। तो सारे के सारे आप लोग पिछले प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिए। बाकी आज का जो हमारा नया प्रैक्टिस सेट है, उसको अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम और सूची 2 है अवस्थिति राज्य। कि कहाँ है ये जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो किस राज्य में है, उसके आधार पे इसको मैच करना है। तो ए मानस, बी सिमलीपाल, सी अगस्त्यमलाई, डी नोकरेक। बाकी इधर राज्य दिए हुए हैं इनके आधार पे। तो ए में आते हैं, नीचे कूट है, जब इसको मैच कर लेंगे तो उसके आधार पे नीचे आंसर देंगे हम। मानस कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा असम में। मानस कहाँ है, तो असम में। सिमलीपाल ओडिशा, अगस्त्यमलाई केरल, नोकरेक मेघालय में है। इसके आधार पे इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कूट के अकॉर्डिंग कि सही आंसर क्या होगा। तो ए का 4 है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों में 4 दिया हुआ है। बी का 3 है, तो देखते हैं बी का 3 सी में दिया है। तो एक तो यहीं से डायरेक्ट आंसर हमें पता चल जा रहा है कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो अगर इस आधार पे अगर आपको 2 भी मिल जाते हैं, सही सही पता होता है, तो हम मैच दी फॉलोइंग की एक अच्छी बात होती है कि 2 पता रहता है, तो हम कर ले जाते हैं। बाकी कभी कभी तो 2 जो आता रहता है वही ऑप्शन में भी सेम दिया होता है, तब कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसके लिए वीडियो आप लोग देखते रहिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों राज्य कोयला क्षेत्र का नाम में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं पे ध्यान देंगे कि पूछा है कि नहीं है। राज्य है, कोयला क्षेत्र का नाम है। ए मध्य प्रदेश सिंगरेनी, बी महाराष्ट्र वर्धा घाटी, सी छत्तीसगढ़ कोरबा, डी ओडिशा तालचर। यहाँ राज्य है और ये कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है, तो नहीं, पहला ही गलत है। मध्य प्रदेश में सिंगरेनी नहीं, बल्कि इसी से मिलता जुलता है, सिंगरौली का नाम आप लोग सुने होंगे। सिंगरौली, सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में भी है और इसके अलावा यूपी का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उधर भी है। ये दोनों जगह फैला हुआ है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। तो अगर कभी भी पूछे कि मध्य प्रदेश में कौन सा कोयला क्षेत्र, तो सिंगरेनी नहीं सिंगरौली होगा। और सिंगरौली जो है ये यूपी में भी है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। बाकी मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ही है, इसी के नाम पे डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली। ये सिंगरेनी कहाँ है, तो जो सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है ये कहाँ है, तो ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में। ये आप लोग जानकारी के लिए ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि सिंगरौली पूछ दे, अगर कभी सिंगरेनी कोयला क्षेत्र भी पूछे तो ये तेलंगाना में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बाकी महाराष्ट्र वर्धा घाटी सही है, छत्तीसगढ़ कोरबा ये भी सही है, ओडिशा तालचर सही है। तो इसका कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए चेन्नई कृत्रिम पोताश्रय या पोर्ट, इसको इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह भी बोलते हैं इसको। बी विशाखापट्टनम प्राकृतिक पोताश्रय, सी कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय, डी तूतीकोरिन मत्स्य पोताश्रय। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो चेन्नई में कृत्रिम पोताश्रय है पोर्ट, तो ये सही है। विशाखापट्टनम प्राकृतिक पोताश्रय सही है। कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय, तो नहीं, यहाँ भारत का सबसे गहरा पोर्ट नहीं है, बल्कि भारत का सबसे पुराना पोर्ट जो है वो कोलकाता में है। तूतीकोरिन मत्स्य पोताश्रय, तो ये सही है, इसलिए
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय दिया हुआ है, लेकिन ये सबसे पुराना पोताश्रय है। प्रश्न नंबर 4, भारत में 2023 से 24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो भारत में 2023 से 24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 5 है, इस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 2011, बी 2013, सी 2005, डी 2007। तो उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो 2007 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन ए कपास, बी गेहूं, सी गन्ना, डी मक्का। नकदी फसल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो नकदी फसल क्या है? इसको किसको कहते हैं नकदी फसल? तो सिर्फ जो पैसे कमाने के लिए बोई जाती है फसल उसको बोलते हैं, जो सिर्फ पैसे कमाने के पर्पज से बोई जाए, न कि घरेलू यूज के लिए। जैसे घरेलू यूज के लिए भी बोई जाए, लेकिन उसका मेन उद्देश्य जो होता है वो पैसे कमाने के लिए होता है, तो उन फसलों को नकदी फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है? अगर खाद्यान्न में देखें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा गन्ना। गन्ना आपके ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा क्या क्या आता है? तो चाय, कॉफी, फल, कुछ सब्जी, जो सब्जी होती हैं, ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। जो कि इसके अलावा तिलहन, तिलहन भी नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। और जो गैर खाद्य होते हैं, जो नॉर्मली खाने के लिए घरों में यूज नहीं होते हैं, नशे के लिए यूज में आते हैं, और ऐसे यूज के लिए मतलब सामान्यतः वो यूज में नहीं आते हैं खाने पीने के लिए, मतलब खाने पीने से अलग जो गैर खाद्य में आएंगे। उसमें आ जाएगा आपका सबसे पहले तो कपास, इसके अलावा तंबाकू और जूट की जो खेती होती है, ये गैर नकदी फसल में आते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि नकदी फसल किसे कहते हैं, खाद्यान्न में कौन कौन से नकदी फसल आते हैं, बाकी गैर खाद्यान्न में कौन कौन से आते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से किसका नाम येला माला है? ए गारो पहाड़ियां, बी कार्डमम पहाड़ियां, सी अन्नामलाई पहाड़ियां, डी सेवराय पहाड़ियां। तो किसका नाम येला माला है? तो वो है कार्डमम पहाड़ियों का नाम येला माला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसको इलायची पहाड़, इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। कार्डमम मतलब इंग्लिश में कार्डमम, हिंदी में इलायची बोलते हैं, तो इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है इसको। और ये जो है ये दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट का हिस्सा है। जो कार्डमम पहाड़ियां हैं ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित युग्मों वृक्ष क्षेत्र में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, अधिकांशतः क्वेश्चन नहीं है वाले आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा जो चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पूछा है नहीं है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एग्जाम में पढ़िएगा, घबराइएगा नहीं। तो अगर घबरा जाते हैं तो फिर क्वेश्चन में बहुत छोटी छोटी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जो घबराहट में हम गलत करके आ जाते हैं, जिनकी वजह से कट ऑफ अगर उसको हम गलत करके आ गए तो फिर कट ऑफ हाई चली जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि इजी प्रश्नों को बहुत पढ़ के करना है, घबराना नहीं है कि मुझे तो आ रहा है, जल्दीबाजी में करके आया और आंसर कुछ और था। तो ए है ऑप्शन सागौन, भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग, बी सुंदरी सुंदरवन डेल्टा, सी देवदार नीलगिरी पहाड़ियां, डी साल भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग। यहाँ वृक्ष और क्षेत्र है कि कौन से वृक्ष जो है पेड़ वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको ढूंढना है। सागौन भारतीय प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग सही है।
सुंदरी, सुंदरवन डेल्टा, ये भी सही है। देवदार, नीलगिरी पहाड़ियां, देवदार नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, गलत है। साल, भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग, ये भी सही है। देवदार नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगर कभी भी पूछे देवदार और नीलगिरी पहाड़ियां दिए रहे तो नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं, बल्कि ये पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? ए ब्लॉसम शावर, बी मैंगो शावर, सी नॉर्वेस्टर्स, डी काराबुरान। तो कौन सा तूफान, ये स्थानीय तूफान की बात कर रहा है जो बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है, तो ये होगा नॉर्वेस्टर्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बाकी ये ब्लॉसम शावर क्या है, तो ये प्री मानसून से रिलेटेड है। प्री मानसून जो केरल व कर्नाटक में ये प्री मानसून आता है, उसी को ब्लॉसम शावर कहते हैं। और ये मेन ना इसका काम होता है कि जो कॉफी के फूल होते हैं, कॉफी के जो फूल होते हैं उसको खिलने में मदद करते हैं, ये जो ब्लॉसम शावर होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसको कहते हैं ब्लॉसम शावर। तो ये केरल व कर्नाटक में जो प्री मानसून आते हैं वो कॉफी के फूल को खिलने में हेल्प करते हैं, उसी को ब्लॉसम शावर कहते हैं। मैंगो शावर क्या है, तो ये केरल व कर्नाटक में ही, केरल व कर्नाटक में ही ये आएंगे। उसके अकॉर्डिंग मैंगो शावर ये आम को पकने के लिए प्री मानसून आता है, ये भी प्री मानसून है जो बसंत के सीजन में आता है, और आम का जो फल होता है उसको पकने में ये मानसून हेल्प करते हैं, उसी को मैंगो शावर कहते हैं। बाकी नॉर्वेस्टर्स आप लोगों को बता ही दिया कि यह स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पर्वतीय दर्रा है, राज्य है, एक कौन सा दर्रा किस राज्य में है? ए नाथुला सिक्किम, बी सिपकीला हिमाचल प्रदेश, सी जोजिला अरुणाचल प्रदेश, डी सिनला उत्तराखंड। ला मतलब भी दर्रा ही होता है, तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम, सही है। सिपकीला हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। जोजिला अरुणाचल प्रदेश, नहीं ये गलत है। सीनला उत्तराखंड, ये भी सही है। तो जोजिला दर्रा कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये हमने कई वीडियो में बताया भी है दर्रा के बारे में। आप लोगों को लगातार ये क्वेश्चन मिलते रहता है किसी न किसी माध्यम से, अलग अलग तरीके से, कभी मैच दी फॉलोइंग में, कभी वन लाइनर में। तो हमने कई बार बताया कि जोजिला दर्रा कहाँ है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? ए बॉम्बिक्स मोरी, बी एपिस मेलिफेरा, सी लैसिफर लैक्का, डी हेलिकोवर्पा आर्मी गेरा। यहाँ लाभकारी कीट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हेलिकोवर्पा आर्मी गेरा, ये लाभकारी कीट नहीं है। बाकी बॉम्बिक्स मोरी का क्या यूज होता है, तो ये रेशम कीट पालन के लिए होता है इसका यूज। बॉम्बिक्स मोरी का रेशम कीट पालन के लिए ये काफी यूजफुल है बॉम्बिक्स मोरी। एपिस मेलिफेरा का यूज क्या होता है, तो ये क्या है? एक शहद मधुमक्खी है ये एपिस मेलिफेरा। अगर कभी मान लीजिए वन लाइनर में आप लोगों से पूछ दे एपिस मेलिफेरा के बारे में, तो आप तुरंत अगर इस वीडियो को देखे रहेंगे तो जवाब दे देंगे कि एक शहद मधुमक्खी है, और इसका काम क्या है? ये पौधों का जो परागण होता है, ये पौधों के परागण में अपनी भूमिका निभाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पौधों में जो परागण की प्रक्रिया होती है उसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाता है एपिस मेलिफेरा।
प्रश्न नंबर 12वां, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था। दूसरा, श्री अरविंद पनगढ़िया इसके अध्यक्ष हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 2, बी केवल 1, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। तो देखते हैं, 16वें वित्त आयोग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, तो नहीं, ये 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन हुआ था 16वें वित्त आयोग का। श्री अरविंद पनगढ़िया इसके अध्यक्ष है, ये सही है, तो केवल 2 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए, अभी तक ऊपर आप देख रहे होंगे कि सब पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, यहां तुरंत पूछ दिया है सुमेलित है। ए अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जवाहरलाल नेहरू, बी इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर, सी सहकारिता आंदोलन महात्मा गांधी, डी सेवाग्राम परियोजना विनोबा भावे। तो अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जवाहरलाल नेहरू, तो नहीं, इसका एक नारा चला था 1948 ईस्वी के आसपास, ये अधिक खाद्यान्नों की उपज के लिए ये अभियान चलाया गया था। उस समय एक नारा दिए थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अधिक अन्न उपजाऊ, नारा जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू इसका सपोर्ट किए थे, लेकिन जो मेन नारा था वो राजेंद्र प्रसाद दिए थे। इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर, ये सही है। सहकारिता आंदोलन ये किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी, नहीं। दुनिया भर में जो सहकारिता आंदोलन के जनक कहे जाते हैं वो रॉबर्ट ओवन है, रॉबर्ट ओवन ओवेन। सेवाग्राम परियोजना ये कौन चलाया था? तो विनोबा भावे, नहीं, ये महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सेवाग्राम परियोजना चलाए थे। ये गुजरात में ही, ये 1936 में, 1936 ईस्वी में वर्धा के पास, गुजरात में ही वर्धा के पास से गांव नामक गांव था, से गांव नामक एक गांव था, वहीं ये आश्रम स्थापित किया गया था सेवाग्राम महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये सेवाग्राम परियोजना कौन? तो महात्मा गांधी है इससे रिलेटेड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा एक सही सुमेलित था? तो बी इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर। प्रश्न नंबर 14, विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA वर्ष में पारित हुआ था? ए है 1929, बी 1914, सी 1946, डी 1957। तो विनाशकारी कीट पीड़क अधिनियम DIPA किस वर्ष में पारित हुआ था? ये हुआ था 1914 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ए मैलिक हाइड्रोजाइड, बी इथ्रेल, सी साइकोसेल, डी इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। तो रसायन, कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए यूज होता है? तो वो होता है इथ्रेल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए लाला लाजपत राय, बी एस.ए. डांगे, सी बी शिवराव, डी NM जोशी। यहाँ पूछा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, और ये कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है। बाकी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी लाला लाजपत राय ने। कब की थी? तो 31 अगस्त 1920 को। तो ध्यान रखेंगे आप लोग डेट इसका। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे? ए है नागपुर, बी सतारा, सी झांसी, डी कर्नाटक। तो कौन सा राज्य व्यक्तिगत नीति द्वारा शामिल नहीं किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में?
तो व्यपगत नीति आप लोग जान ही रहे हैं कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। हड़प नीति इसको हड़प नीति भी बोलते हैं व्यपगत नीति को। तो इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था, तो वो था कर्नाटक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बाकी सतारा, झांसी, नागपुर ये सब इसमें शामिल थे। कभी कभी ये पूरे पूछ भी देता है कौन कौन से राज्य शामिल हुए थे और किस किस सन में, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी पूछ सकता है इसको। तो इसलिए हम पूरा जान लेते हैं कि सतारा जो है वो किस सन में शामिल हुआ था। तो सबसे पहले सतारा ही उन्होंने शामिल किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो सतारा 1848। इसके बाद जैतपुर और संभलपुर, सतारा के बाद जैतपुर और संबलपुर, ये दोनों 1849 में। डेट आप लोग ध्यान रखिएगा कौन किसके बाद हुआ, क्योंकि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ये क्वेश्चन आ सकता है। बघाट 1850। इसके बाद उदयपुर 1852। झांसी 1853। नागपुर 1854। तंजौर और अर्काट आप लोग बताइए कि किस सन में शामिल हुए थे। तो ये हुए थे 1855 में, सबसे आखिरी में। तो उम्मीद है आपको डेट इसका नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी में कई एग्जामों में ये पूछता भी है, कभी कभी सिर्फ वन लाइनर में भी पूछ देता है कि ये राज्य कब शामिल हुआ था, किस सन में। तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लैंसडाउन, डी लॉर्ड कर्जन। तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बाकी इसका गठन कब हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का? 28 दिसंबर 1885 में इसका गठन हुआ था। कौन किया था? तो ए ओ ह्यूम द्वारा इसका गठन किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। प्रश्न नंबर 19। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी मदन मोहन मालवीय, सी एनी बेसेंट, डी स्वामी दयानंद। तो जो बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज है जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र में बिंदु के रूप में सामने आया, उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो एनी बेसेंट की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? ए है बंबई, बी कलकत्ता, सी पूना, डी लाहौर। प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था ए बंबई में। 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। बाकी प्रथम अधिवेशन हुआ कब था? तो 1885 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये एक ही एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि हिस्ट्री से रिलेटेड। इसके पहले हमने बताया था आपको कि इसके गठन के बारे में, बाकी फिर इसके बाद आपका देख रहे हैं कि इसका अधिवेशन कब हुआ था, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बंबई में। इसके पहले क्वेश्चन में ही पूछा था। तो आप लोगों को उम्मीद है याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? ए है सेरेबेलम, बी सेरेब्रम, सी पोन्स, डी मेड्यूला। तो माइंड से रिलेटेड साइंस का क्वेश्चन है ये। कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो वो सेरेबेलम कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, रक्त एक प्रकार का है, क्या है? ए है पेशीय ऊतक, बी उपकला ऊतक, सी तंत्रिका ऊतक, डी संयोजी ऊतक। तो ब्लड जो है, ब्लड बोले रक्त बोले एक ही बात है। तो ये क्या है? तो ये है संयोजी ऊतक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
तो ये कूट का प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 23 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनॉक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं। कारण आर है, उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। सी, अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर गलत है। डी, अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सत्य है। चलते हैं कूट की तरफ। तो ए दिया हुआ है कथन कि उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनॉक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी हैं, तो नहीं, ये गलत है। ये दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी नहीं है, बल्कि ये तीन कक्षीय हृदय वाले प्राणी है उभयचर, इसलिए कारण आर गलत है। तो ए सही है। इसमें दिया है ऑप्शन सी में, अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण आर गलत है, ये सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 24, नॉक-नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन ए फ्लोराइड्स, बी भारी धातुओं, सी नाइट्रेट्स, डी फॉस्फेट्स। यहाँ नॉक-नी सिंड्रोम के प्रदूषण के कारण क्या होता है, कौन सी बीमारी, तो ये होता है फ्लोराइड्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बाकी नॉक-नी सिंड्रोम में क्या होता है, ये क्या होता है कि घुटनों से पैरों का जो होता है संबंध, ये उसी में रिलेटेड एक बीमारी है। ये जो नॉक-नी सिंड्रोम है उसी से आप देख भी रहे हैं, नी मतलब घुटना होता है, तो जो घुटनों से पैरों का बाहर की ओर मुड़ जाना, वही ये होता है नॉक-नी। तो इस किसकी वजह से होता है, तो फ्लोराइड्स। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। ए है विटामिन बी और डी, बी ऑप्शन में विटामिन ए और बी, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन है विटामिन बी और सी, डी विटामिन सी और डी। तो यहाँ पूछा है जल में घुलनशील विटामिन के बारे में कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। बाकी बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, जो विटामिन बी है आप लोग जानते होंगे कि इसके कई कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कि कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं, B1, B2, B3, B5, इसके अलावा B6, B7, B9 और B12। इन सभी कॉम्प्लेक्स जो हैं बी के, विटामिन बी के, वो सभी जल में घुलनशील हैं। विटामिन सी भी जल में घुलनशील विटामिन है। जो पानी में नहीं घुलती है विटामिन, वो वसा में घुलनशील विटामिन होती है। तो उसमें कौन कौन सी विटामिन आती हैं, तो ए, डी, ई, के, ये जो तीन चारों विटामिन हैं, ए, डी, ई, के, ये सभी जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, बल्कि अगर पूछ दे कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो भी आप इसका यही उत्तर लगाएंगे कि विटामिन ए, डी, ई, के। और अगर पूछ दे कि जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो भी ए, डी, ई, के। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है फसल, सूची 2 है रोग। कौन सी फसल में कौन सा रोग होता है उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। ए धान, बी गेहूं, सी गन्ना, डी अरहर। तो धान में कौन सा रोग होता है, तो ब्राउन लीफ स्पॉट। गेहूं में तो काली गिरुई जो बीमारी है, जो रोग है, वो गेहूं में। इसके अलावा गन्ना में लाल सड़न नाम की रोग कोई होता है जो गन्ना में होता है। और ये तो हमने बताया भी था, ये 1 लाइनर में पूछा था कि अरहर में कौन सा रोग होता है, तो वो उकठा रोग जो है वो अरहर में होता है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कूट में कौन सा सही होगा। तो ए का 4 है, देखते हैं यहीं से डायरेक्ट इसका आंसर मिल गया कि ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ ए का 4 ऑलरेडी दिया हुआ था।
बी का 2 है, सी का 3, डी का 1। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 27, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? ए आम, बी केला, सी अमरूद, डी पपीता। तो उत्पादन की दृष्टि से है कि किस फल का प्रथम स्थान है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केला का। 28, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है? अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि कौन कौन सी नकदी फसल है। देखिए एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है अलग अलग तरीके से नकदी फसलों के बारे में। तो पहला है आलू, दूसरा धान, तीसरा गन्ना, चौथा है कपास, पांचवा सफेद सरसों रेपसीड। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए कि क्या होगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1, 2 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 3, 4 और 5। तो कौन सी फसल नकदी फसलों से संबंधित है इसमें से? कौन? तो इसका सही उत्तर होगा, नहीं पहले आप लोगों को ऐसे देखते हैं, आलू नकदी फसल में आता है तो यस बिल्कुल आता है। धान नहीं, गन्ना हमने बताया भी था कि गन्ना आता है। बाकी कपास के बारे में भी हमने बताया था कि ये भी आता है। सफेद सरसों रेपसीड नहीं आती है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? ये क्वेश्चन उल्टा हो गया है कि किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? ए ICAR, बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, सी राज्य कृषि विश्वविद्यालय, डी नाबार्ड। तो इस किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। कब शुरू की गई थी? तो 21 जनवरी 2004 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है? ए है फास्फोरस, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम, डी बोरान। तो किसकी कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि कम हो जाती है? तो वो होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है आप लोग अंत तक जुड़े रहे होंगे और पूरे वीडियो को देखे होंगे। तो इसका यूज आप लोगों को एग्जाम में समझ में आएगा जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे। इसलिए आप लोग सारे वीडियो लेक्चर को पूरा अंत तक देखिए, अगर हो सके पॉसिबल तो नोट्स बनाइए या फिर अपने दिमाग में रख सकते हैं तो उसमें जरूर रखिए। और नहीं, जिनके पास उतना समय नहीं मिल पाता है, जो घर में लोग हैं किचन में काम कर रहे हैं, तो वो लोग किचन में चला के भी वीडियो को पूरा अंत तक देख सकते हैं। सुनने से भी बहुत सारी चीजें हमें याद होती हैं। तो फिर आज का हमारा यही वीडियो लेक्चर पूरा खत्म हुआ और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।